कोलकाता डॉक्टर केस में आखिरकार डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलने वाला है। जी हां, बता दें आपको कि सीबीआई के हाथ अभी अभी एक चश्मदीद गवाह लग गया है, जिसने बताया कि उस रात उस हॉल में कौन कौन था और बिटिया रानी के साथ किन लोगों ने दरिंदगी की थी। उस चश्मदीद गवाह ने न सिर्फ उन लोगों की पोल खोल दी जो लोग इसमें शामिल थे, बल्कि उसने यह भी बताया कि किसने हाथ तोड़ा था, किसने पैर तोड़ा था और किसने सबसे पहले वार किया था। इस खबर के आने के बाद से ही पूरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। प्रिंसिपल संदीप घोष और संजय राय, इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चश्मदीद गवाह मिला तो मिला कैसे। इन लोगों ने तो पूरे कैमरे को स्कैन किया था, इसके बावजूद भी चश्मदीद कैसे मिल गया। ये बात बहुत सोचने वाली है। लेकिन सीबीआई के हाथ जो गवाह लगा है, उसने बताया कि डॉक्टर बिटिया 3 घंटे तक इन लोगों से पानी के लिए तड़प तड़प कर मांग कर रही थी, लेकिन इन दरिंदों पानी नहीं दिया। यहाँ तक कि संजय रॉय ने तो उस बिटिया के मुंह पर एक लात मारा, जिससे बिटिया की आंख में लगा हुआ चश्मा टूटकर उसकी आंख में धंस गया। जब डॉक्टर बिटिया दर्द से कराह रही थी तो संजय रॉय हंस रहा था। बता दें कि यह भी पता चला है कि जब बिटिया रानी अपने आंखों से चश्मे का शीशा निकालने की कोशिश कर रही थी तो इसी हैवान ने उसकी हाथ को तोड़ दिया था। यही नहीं, उस चश्मदीद ने यह भी बताया कि जब बिटिया मर चुकी थी तब इस संजय रॉय ने उसके पैर को तोड़ा। मतलब कि बिटिया रानी को जिंदा रहते तो इन्होंने नोचा ही। जब डॉक्टर बिटिया का देहांत हो गया, उसके बाद भी इस हैवान ने उसका पैर तोड़ा, जो अपने आप में बहुत दर्दनाक है। इस चश्मदीद गवाह ने सीबीआई को कुछ ऐसे अहम सबूत दिए हैं और ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे सीबीआई के भी दिल पसीज गया। यकीन मानिए, जब आप पूरी बात सुनोगे तो आप खुद दंग रह जाओगे कि इतनी हैवानियत क्या अभी भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चश्मदीद ने सीबीआई को कौन कौन सी जानकारी दी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिटिया रानी के इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। इससे बिटिया रानी की आत्मा को कुछ संतुष्टि मिलेगी कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल बता दें कि उस चश्मदीद ने यह बात क्लियर कर दिया है कि उस रात उस हॉल में एक नहीं कई अपराधी मौजूद थे। साथ ही साथ उस चश्मदीद ने सीबीआई को जो अहम जानकारी दी है, उसे सुनकर यकीन मानिए आपका भी कलेजा दर्द से फट जाएगा। उस चश्मदीद ने जब यह बताया सीबीआई को कि डॉक्टर बिटिया के मरने के बाद उसका पैर तोड़ा गया, तो सीबीआई के एक अधिकारी तो रोने लगे। बता दें कि चश्मदीद ने यह भी बताया कि उस रात एग्जैक्ट क्या क्या हुआ था। लेकिन यह सवाल आप लोगों के मन में तो जरूर आ रहा होगा कि जब चश्मदीद इन सभी चीजों को देख रहा था तो आखिर उसने डॉक्टर बिटिया को बचाया क्यों नहीं? उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? या फिर चिल्लाया क्यों नहीं? क्या उसे किसी ने पैसे दिए थे, या फिर उसे जान की धमकी दी गई थी, या फिर किसी बड़े नेता के दबाव में आ गया था? आइए जानते हैं कि आखिर मेन कारण क्या था। चश्मदीद के अनुसार मेन कारण यह था कि जब उसने डॉक्टर बिटिया को देखा तब डॉक्टर बिटिया मर चुकी थी और मरने के बाद इस हैवान ने उसके पैर को तोड़ा था। वो बोला कि अगर मैं उस समय चिल्लाता या पुलिस को बुलाता तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति को पहचानना था जिसने पैर तोड़ा था और जिसने पैर से उसके मुंह पर मारा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से खून टपक रहा था। चश्मदीद ने बताया कि बिटिया रानी की आंखों से जो खून टपका था वह जमकर सूख गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो उस जगह पर कट गया हो। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह कटा नहीं था, बल्कि वह खून था। उसने बताया कि अगर मैं उसी समय पुलिस को फोन कर दिया होता तो शायद यह मामला ही कुछ और होता। उसने सोचा कि चलो, जब तक यह सभी काम हो नहीं जाते हैं तब तक मैं सीबीआई को अपना गवाही नहीं दूंगा। उस चश्मदीद ने यह भी बताया कि जब उसने यह सब कांड होते हुए देखा तो उसने अपने फोन में कुछ का फोटो भी खींचा और कुछ का रिकॉर्डिंग भी किया और चुपचाप चला आया। और वह आकर के चुपचाप बैठ के सोच रहा था कि क्या ऐसे भी हैवान आज भी पृथ्वी पर हैं। इसके बाद वह सोचा कि इस मैटर को पुलिस को बता दिया जाना चाहिए। लेकिन तभी सुबह पुलिस आ गई और जब उसे पूरा मैटर पता चला कि बिटिया के साथ बलात्कार जैसा घटना भी हुआ है, तो वह सन्न रह गया। इसके बाद जब उसने देखा कि मामला सीबीआई के पास पहुंच गया, तब उसने अपने सबूत सीबीआई को सौंपे हैं। ये जो सभी चीजें आप सुन रहे हैं, यह एक थ्योरी के अनुसार है। बता दें कि इस थ्योरी के अनुसार आगे यह भी पता चला है कि जो बिटिया रानी के ऊपर पैर से उसके मुंह पर हमला किया था वह कोई और नहीं, संजय रॉय ही था। यह भी पता चला कि जो बिटिया रानी के पैर को 90 डिग्री करके तोड़ दिया गया था और दर्द से कराह रही थी, वह भी संजय रॉय ने किया था।
यह भी पता चला कि जब बिटिया रानी 3 घंटे तक संजय रॉय से पानी की डिमांड कर रही थी कि उसे प्यास लगी है, उसका गला सूखा जा रहा है, उसे पानी चाहिए, तब इसी संजय रॉय ने उसे पानी भी नहीं दिया था। खुद तो दारू के नशे में धुत था और बिटिया रानी को पानी के लिए मार डाला। बता दें कि इस संजय रॉय की हैवानियत को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी पर मौजूद सभी पुरुष इसीलिए जिंदा हैं। बता दें कि यही नहीं, आगे यह भी पता चला कि जब बिटिया रानी की आंख से खून गिर रहा था तब भी इस संजय रॉय का दिल नहीं पसीजा, बल्कि वह हंस रहा था और इसी कारण से इसने और भी ज्यादा हैवानियत दिखाई। संजय रॉय की इस हैवानियत को देखने के बाद बताया जा रहा है कि इसे फांसी देने से पहले इसके साइकोलॉजी को टेस्ट कराया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि क्या इसके साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, क्या इसे किसी प्रकार की बीमारी है। अगर बीमारी होगी तो इसे पहले ठीक किया जाएगा, फिर इसके बाद इसको फांसी की सजा दी जाएगी। हालांकि इस दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए तो वह भी कम है। कोलकाता केस में महिला डॉक्टर के मामले में अभी 3 ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग आई है जिसको आपको सुनाएंगे। इस कॉल रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ है। ये कॉल आरजी कर अस्पताल की एक महिला अधिकारी ने पीड़िता डॉक्टर के पिता को किए थे। हेलो, मैं आरजी कर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी बेटी की तबीयत खराब है, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? उसको क्या हुआ है? उसकी तबीयत खराब है, हम लोग इसे अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं, क्या आप लोग जल्दी आ सकते हैं? हुआ क्या है ये तो बताइए। वह तो डॉक्टर बताएंगे ना, जब आप लोग आएंगे। हमने आपका नंबर ढूंढ के निकाला है ताकि घर के लोग जल्दी आए। हुआ क्या है ये तो बताइए। पेशेंट की तबीयत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और आप लोग जब आएंगे तब बाकी चीजें डॉक्टर बताएंगे। उसको बुखार आया है क्या? आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइए, जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या उसकी? हाँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी आ जाइए। शायद उन्होंने सुसाइड किया है या तो उनकी मौत हो गई है। पुलिस है अस्पताल में, हम सब भी अस्पताल में हैं और हम लोग अस्पताल से ही आपको फोन कर रहे हैं। मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। हुआ क्या है? उसकी हालत बहुत ही खराब है, आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। ये तो डॉक्टर बताएगा ना कि क्या हुआ। आप कौन बोल रही है? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ। आसपास डॉक्टर नहीं है क्या? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ आपकी बेटी को। हम लोग इमरजेंसी में लेकर आए हैं, आप लोग आइए और आकर मुलाकात कीजिए। उसको हुआ क्या था? वो तो ड्यूटी पर थी ना। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। जब पीड़िता डॉक्टर का शव मिला उसके बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से पहले 3 कॉल किए गए पीड़िता डॉक्टर के माता पिता को, जिसमें महिला डॉक्टर के पिता बात कर रहे थे और यह फोन कॉल असल में मौत की खबर देने के लिए किए गए होंगे, लेकिन इन सब में झूठ बोला गया। ये तीनों फोन कॉल्स हमने आपको दिखाए और आपने ये पूरी बातचीत सुनी। तीनों फोन कॉल्स इस मामले को दबाने का सबसे शुरुआती और सबसे बड़ा सबूत है और इससे आज यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस सरकारी अस्पताल के प्रशासन पर वह कौन सा दबाव था कि वह इस महिला डॉक्टर के माता पिता को सही जानकारी नहीं देना चाहते थे। आपने भी देखा होगा अस्पताल के प्रशासन की तरफ से जो पहला कॉल गया उसमें सिर्फ इतना बताया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और आप जल्दी से पहुंचे, हम आपकी बेटी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जा रहे हैं। फिर दूसरा कॉल आया जिसमें यह बताया गया कि तबीयत बहुत खराब हो गई है और शायद उसकी मृत्यु हो गई है और लगातार उस महिला डॉक्टर के पिता ये पूछते रहे कि हमारी बेटी को क्या हुआ है, डॉक्टर से पूछ के बताइए, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। और आखिरी जो फोन कॉल किया गया उसमें यह बताया गया कि शायद आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सच्चाई यह है कि महिला डॉक्टर के शव को देखकर कोई आम आदमी भी आसानी से यह बता सकता था कि इस महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ है और निर्मम हत्या की गई है। और इस मामले में जो लोग इस शव को सबसे पहले देखा वह तो खुद डॉक्टर थे। आप सोचिए, ये डॉक्टरों की टीम थी, यह अस्पताल था। इस शव को जो देख रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले देखा, वह तमाम लोग डॉक्टर थे। अगर आम आदमी उस शव की हालत को देखकर यह आसानी से बता सकता है कि इस महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ है और इसकी हत्या हुई है, तो यह तो डॉक्टर्स थे। इन्हें तो तुरंत पता चल जाता कि यह आत्महत्या है या यह हत्या है। लेकिन इसके बावजूद इस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने यह कहा कि इस डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई है और बाद में यह कहा कि इस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। सीबीआई को इस बात की जांच जरूर करनी चाहिए कि शव मिलने के बाद शुरुआती घंटों में कॉलेज प्रशासन यह जानकारी क्यों छिपाने की कोशिश कर रहा था और किसके कहने पर कॉलेज के प्रशासन ने इस महिला डॉक्टर के माता पिता से इतना बड़ा झूठ बोला। कोलकाता के आरजी कर केस में सीबीआई सवालों के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। सीबीआई के सामने इतने सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिल रहे हैं।
कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के केस की मिस्ट्री अब भी पहेली बनी हुई है। लेडी डॉक्टर के साथ उस रात क्या क्या हुआ? क्या संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया है या कोई और भी था? सीबीआई के पास अब भी इन सवालों के जवाब नहीं है। उस रात के 35 मिनट में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिसे सीबीआई पिछले 10 दिनों में भी ना जान पाई है। सीबीआई के पास ना तो बॉडी है और ना प्राइमरी एविडेंस। सीबीआई के सामने सवालों की लंबी लिस्ट है। क्या वाकई कातिल संजय रॉय हैं या कोई और? क्या कत्ल एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया है या कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए? आखिर सच क्या है? इससे अब भी सीबीआई अनजान है। आखिर क्या राज है जो पर्दा में है? क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले नहीं उतर रही है? आखिर 8 से 9 अगस्त का क्या सच जानते हैं? संदीप घोष या कोई सच छुपा रहे हैं पीड़िता को? आखिरी बार जिंदा देखने वाले वह चारों डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है? सीबीआई संभल कर इस केस में आगे बढ़ रही है और इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। अब समझते हैं कि आखिर सीबीआई के सामने चुनौती क्या है, जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 6 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी है। सीबीआई के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कोलकाता पुलिस से सीबीआई को मिले हैं। पहला, कोलकाता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़िता का डीएनए सैंपल। दूसरा, सीबीआई के केस में एंट्री से पहले ही पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। तीसरा, सीबीआई के पास न बॉडी है न ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य। चौथा, मौके वारदात पर 1 से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट जो जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। पांचवा, सेमिनार। हाल में इस कदर क्राइम सीन से छेड़खानी हुई है जिस वजह से जब सीबीआई के पास जांच आई तब तक स्पॉट यानी क्राइम सीन पर इतने लोगों का आना जाना हुआ कि साक्ष्य में घाल मेल हो गया। इसकी वजह से वहां 1 से अधिक फुटप्रिंट्स मौजूद मिले, इसलिए टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। संदीप घोष पर भी शक है। इतना ही नहीं, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कंडक्ट को लेकर भी सीबीआई कंफ्यूज है। संदीप घोष से विगत दिनों में 88 घंटे से ज्यादा वक्त तक सीबीआई ने पूछताछ की है। वह बार बार एक ही बात कह रहा है कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि हत्या हुई है, उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग की। हालांकि अस्पताल के एक सीनियर सदस्य से परिवार वालों को गलत जानकारी दी गई कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। फिर कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इस मामले में एफआईआर में भी देरी हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बवाल मचा था। अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास जल्दबाजी में स्पॉट के बगल में रिनोवेशन करवाया गया, जिस वजह से सबूत नष्ट हुए। सीबीआई के पास ज्यादातर वही सैंपल है जो कोलकाता पुलिस द्वारा कलेक्ट किए हुए ही हैं। सीएफएसएल ने कुछ और सबूत 3 दिन मैपिंग के जरिए कलेक्ट किए हैं, पर वह वारदात के इतने दिनों बाद कलेक्ट किए गए हैं, इस वजह से भी वो सब पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा आखिर ऐसा क्या है जिससे पॉलीग्राफ टेस्ट की आवश्यकता पड़ रही है? संजय रॉय, संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी ताकि सीबीआई यह जान सके कि जो स्टेटमेंट इन सभी के रिकॉर्ड किए गए हैं क्या वह वाकई ठीक है या जानबूझकर किसी को बचाने के लिए पहले से तैयार ऐसे जवाब दिए जा रहे हैं। इन पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई अभी तक स्पॉट की स्थिति को कंफर्म कर लेना चाहती है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट के कोई मायने कोर्ट में नहीं होते हैं, लेकिन इससे सीबीआई को जांच में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस केस को लेकर जो सीबीआई ने दावा किया कि स्टेट पुलिस की वजह से क्राइम सीन को पूरी तरह खराब कर दिया गया, इसलिए उनको क्राइम सीन से ज्यादा एविडेंस नहीं मिल पाए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। अब बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन की सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई, क्या वह सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे हैं? आखिर उन 35 मिनट में क्या हुआ? इस सवाल का जवाब सीबीआई कब तक ढूंढ पाएगी दोस्तों? गौरतलब है कि 9 अगस्त की सुबह आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर का शव मिला था। 8 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर ड्यूटी पर थी। उसके साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि की गई। इस हत्या को लेकर देश भर में गुस्सा दिखा। सड़क से संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी। देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर गए। इसका मुख्य आरोपी संजय रॉय अब भी सीबीआई की कस्टडी में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और दोस्तों, इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके यह जानकारी अपने मित्रों तक शेयर करें।
इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।